देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या हैं, ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर इस बारे में है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करता है, अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करता है, लिस्ट करने का मतलब क्या होता है? एनएससी या बीएससी या किसी भी तरीके के स्टॉक एक्सचेंज में आ जाना। तो एक्चुअली इंडिया में हम लोग दो ही जानते हैं, बहुत फेमस है एनएससी और बीएससी। बट ऐसा नहीं है कि यही दो है। सब सिटी का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है। इस तरह इतना सारा जो स्टॉक एक्सचेंज है। अब पहले क्या होता था जब ये रेगुलेशन नहीं आया था, 2015 के पहले क्या होता था? सोचो, एक कंपनी है ए बी लिमिटेड। अब ए बी लिमिटेड को अपना शेयर्स लिस्ट करना है। लिस्ट क्यों करेंगे? पब्लिक पब्लिक शेयर्स खरीदे इसलिए शेयर्स को लिस्ट करना पड़ता है। तब तो हम अपना कोई ऐप ओपन करके वो शेयर्स खरीदेंगे। तो सारे पब्लिक उस शेयर्स को खरीद सके इसलिए ये कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। अब वो जो ये जो वो उसको लिस्ट करता है, लिस्टिंग करता है। तो पहले क्या होता था 2015 के पहले, बिफोर 2015, अगर हम अपने शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराए हैं तो पूरा फॉर्मेलिटी किए हैं, बहुत सारा फॉर्मेलिटी होगा, सारा फॉर्मेलिटी किए हैं। उसके बाद जब उस शेयर को हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट करना है, एनएससी में, तो वो सारा प्रोसीड्योर, वो सारा फॉर्मेलिटीज फिर से पूरा करना होगा एनएससी में डालने के लिए। फिर अगर हम सोचे कि नहीं, अब हमको कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी आना है, तो हमको उतना लंबा प्रोसेस फिर से पूरा करना होगा। तो इसमें एक कंपनी का बहुत टाइम भी जाता था, मनी भी वेस्ट होता था, और फालतू का एक ही प्रोसीड्योर हम 10 बार कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरा कंपनी बड़ा हो रहा है, ईयर आफ्टर ईयर, हम ज्यादा जगह अपने आप को लिस्ट कराना चाहेंगे, तो ज्यादा जगह बार बार जाके हमको लिस्टिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस काम को आसान करने के लिए, इस काम को इजी करने के लिए ये वाला रेगुलेशन आया, एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो इस रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों निकला था ये रेगुलेशन? टू अलाइन द लिस्टिंग अग्रीमेंट विद द कंपनीज एक्ट 2013, टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है मर्ज करना, to consolidate the provision of existing listing agreements for different segment। अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग लिस्टिंग अग्रीमेंट है, अभी जो मेरा लिस्टिंग अग्रीमेंट चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वही मर्ज हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। वो मर्ज हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। मेरे को अलग अलग जाके प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सब अलाइन हो जाएगा। अलाइन मतलब एकदम लाइन से सज जाएगा। ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर में? इस एक्ट के अंदर, इस रेगुलेशन के अंदर 12 चैप्टर्स है और 11 शेड्यूल है। 12 चैप्टर के अंदर 103 रेगुलेशंस है। रेगुलेशंस मतलब रूल्स। तो 12 चैप्टर है और 103 रेगुलेशन है। हम लोग के सिलेबस में पूरा नहीं है। हम लोग के सिलेबस में 103 में से सिर्फ 48 रेगुलेशन है। 1 से लेके 48 रेगुलेशन तक ही हमारे सिलेबस में है, उसके आगे का हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वाई एलओडीआर, क्यों हम लोग इस चैप्टर को कर रहे हैं? एलओडीआर रेगुलेशन वेयर नोटिफाई फॉर हैविंग सिंगल लिस्टिंग अग्रीमेंट। हम लोगों को एक ही अग्रीमेंट करना है, सिंगल लिस्टिंग अग्रीमेंट करना है। 10 जगह अगर लिस्ट करना है तो 10 बार अग्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है, अग्रीमेंट एक ही बार करेंगे। ये वाला जो रेगुलेशन है ये नोटिफाई हुआ था 2 सितंबर 2015 में। मतलब बात हो गया था कि ये वाला आ जाएगा, पर इफेक्टिव कब हुआ, मतलब मानना कब शुरू किया लोगों ने? 1 दिसंबर 2015 से। तो याद रहे, इफेक्टिव है ये 1 दिसंबर 2015 से, पर नोटिफाई हो गया था 2 सितंबर 2015 में। तो जो रेगुलेशन 1 से लेके 4 तक है, जो हम इसमें नहीं लिखे हैं, वो सिर्फ उसका प्रीलिमिनरी है, जिसमें लिखा हुआ है नोटिफाई कब हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरीके की सारी बातें 1 से 4 में लिखा हुआ है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उससे एग्जाम में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछना शुरू करता है रेगुलेशन 5 से।
क्योंकि 1 से 4 तक प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी सिर्फ नॉलेज के लिए होता है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो डिटेल डिस्कशन रेगुलेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। रेगुलेशन 5 के अंदर जनरल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रोक टोक, मतलब रूल्स, कि ये मेरा ऑब्लिगेशन है, मतलब ये हमको करना होगा। तो ये जनरल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? प्रोमोटर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर और केएमपी के ऊपर। केएमपी का मतलब होता है की मैनेजेरियल पर्सोनेल, मतलब इंपॉर्टेंट लोग, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। की मतलब इंपॉर्टेंट, मैनेजेरियल मतलब मैनेजमेंट पोस्ट के सारे ऊपर के लोग। तो ये ऑब्लिगेशन से बड़े लोगों के लिए है, प्रोमोटर, डायरेक्टर और केएमपी। इन लोगों के बारे में ये रेगुलेशन में क्या बोला गया है? एनी पर्सन डीलिंग विथ लिस्टेड एंटिटी। ये एनी पर्सन मतलब ये तीन लोग, प्रोमोटर, डायरेक्टर और केएमपी, अगर लिस्टेड इक्विटी में डील करना चाहते हैं तो हैज टू कॉम्प्लाई विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन अंडर एलओडीआर रेगुलेशन। तो इन लोगों को सारा रूल्स मानना पड़ेगा एलओडीआर का। जैसे अगर आज हम लोगों को लिस्टेड इक्विटी खरीदना होता है, आज अगर लिस्टेड क्या है, टाटा टीसीएस लिस्टेड है, तो अगर हमें मारुति का शेयर्स खरीदना है, मारुति लिस्टेड है, मारुति का शेयर्स अगर हम लोगों को खरीदना है तो हम लोग जाके एलओडीआर का बुक नहीं पढ़ते, खरीद लेते हैं। पर ये तीन लोगों को ऐसे ही नहीं खरीद सकते ये लोग, ये लोगों के ऊपर कुछ रेगुलेशन आता है एलओडीआर का। तो ये लोगों को एलओडीआर का रेगुलेशन देखते हुए लिस्टेड इक्विटी में डील करना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, जो रेगुलेशन 5 में डिटेल में लिखा हुआ है। तो रेगुलेशन 5 है सिर्फ जनरल ऑब्लिगेशन अबाउट प्रोमोटर, डायरेक्टर और केएमपी। इन लोग कैसे डील करते हैं लिस्टेड शेयर्स में, वो। इसके बाद है रेगुलेशन 6। रेगुलेशन 6 है कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में। एक कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो ये याद रखना होगा, एक कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी होता है, अगर लिस्टिंग का बात कर रहे हैं तो। कंप्लायंस ऑफिसर सीए लोग भी होता है, बट अगर एलओडीआर का बात कर रहे हैं तो एलओडीआर से रिलेटेड जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है वो सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, और किसी को ये बनने नहीं मिलेगा। तो एक कंप्लायंस ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सारा एक कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है, एक सीएस का काम होता है एक कंपनी के अंदर। पहला इंश्योरिंग, दूसरा कोऑर्डिनेट करना, तीसरा इंश्योर करना, फिर मॉनिटर करना। ये पूरा याद कर लो, इंश्योरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इंश्योरिंग, मॉनिटर। अब दो बार इंश्योरिंग और इंश्योर क्यों है? इंश्योरिंग का मतलब होता है एक सीएस को इंश्योर करना होगा कि वो कंपनी में सारा कंप्लायंस को प्रॉपर फॉलो करता है। कंप्लायंस का मतलब होता है लीगल रूल्स। कंप्लायंस का वर्ड का मतलब ही होता है लीगल रूल्स। तो जितना भी लीगल रूल्स है, कंप्लायंस है विथ रेगुलेटरी प्रोविजन, लॉ में बहुत सारा प्रोविजन होता है। एक एक सीएस, एक कंप्लायंस ऑफिसर, वो सारे चीज को, सारे प्रोविजन को एकदम लीगली फॉलो कर रहा है। ये वो इंश्योर करता है, हम लोगों को ट्रस्ट दिलाता है कि हम सारा कंप्लायंस का काम अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेट करने का काम है। किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? हार्मनी बनाना, कम्युनिकेट करते रहना, कोई भी बात अनटोल्ड नहीं रह जाना, झगड़ा नहीं होना, डिस्प्यूट अराइज नहीं होना, इन सबको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो किन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है? तीन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, सेबी, डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज। सेबी हम सब जानते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो हेड है सारे स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज हम जानते हैं, बीएससी, एनएससी, ये वो। डिपॉजिटरी होता है जो सारे डीपी होते हैं, जहां हम स्टॉक एक्सचेंज जिसके थ्रू खरीद रहे हैं, जैसे अभी अप स्टॉक्स है, जेरोधा है, ये लोग सब कौन है? सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, ये लोग क्या है? सब डिपॉजिटरी है। मतलब इन लोगों के थ्रू हम लोग खरीदते हैं। मतलब आज अगर एनएससी से खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे? किसी डीपी में पहले अकाउंट खोलना पड़ता है। डिपॉजिटरी, हम लोग डिपॉजिटरीज एक्ट में डिटेल में पढ़कर आए हैं, और नहीं समझा हुआ है तो समझाएंगे। डिपॉजिटरीज एक बैंक अकाउंट के जैसा होता है, जिसमें जब हम लोग को पैसा, अगर तुम लोग को, मेरे को भी फीस ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करोगे? तुम लोग के पास मोबाइल है, बैंक में अकाउंट है, मेरे पास भी मोबाइल है, बैंक में अकाउंट है, सब है, गूगल पे ऐप भी है, सब कुछ है। पर
एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें तुम लोग को अकाउंट खोलना होगा, मेरे को भी एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें मेरे को अकाउंट खोलना होगा, जिसमें पैसा अंदर और बाहर जाता है। उसी तरह डिपॉजिटरी होता है, शेयर का बैंक अकाउंट जैसा होता है, जिससे शेयर बाई और सेल होता है, जिसमें हम लोग का शेयर रखा हुआ होता है। अब डेफिनेटली फिजिकल फॉर्म में रखा हुआ नहीं होता है, ऑनलाइन फॉर्म में रखा हुआ होता है। तो वो जो डिपॉजिटरी होता है, ये तीनों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कंप्लायंस ऑफिसर। मतलब अगर कोई भी कंपनी कुछ लिस्ट करवाया है या कुछ प्रोसेस बोला है, तो कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है सेबी को भी बताना है, स्टॉक एक्सचेंज में भी बताना है, और सारे डिपॉजिटरीज को भी बताना है। वो ऐसा नहीं बोल सकता है भूल गया, भूल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। तीसरा है इंश्योर। इंश्योर क्या करता है? करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी और कॉम्प्रिहेंसिव, वो ये इंश्योर करता है, हमें ट्रस्ट दिलाता है कि वो जो भी चीज कर रहा है एकदम करेक्ट कर रहा है, ऑथेंटिसिटी से कर रहा है, मतलब कोई भी चीज जाली नहीं कर रहा है, फेक नहीं कर रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर रहा है, मतलब बहुत सिंपल लुकिंग में कर रहा है, ऐसे नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर रहा है। फोर्थ वो बोलता है वो मॉनिटर कर रहा है, मतलब ईमेल्स और ग्रीवांसेस को देख रहा है। सोचो, कंपनी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड बहुत सारा कंप्लेन आया है, मेल आया है, तो कौन चेक करेगा? वो सारा यही मॉनिटर करता है, यही ग्रीवांस को सारा देखता है। तो रेगुलेशन 6 है कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में। एक कंप्लायंस ऑफिसर सीएस ही हो सकता है, लिस्टिंग के मैटर में हम सिर्फ बोल रहे हैं। कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ एक सीएस हो सकता है। सीएस का 4 ड्यूटी है: इंश्योरिंग, कोऑर्डिनेट, इंश्योर और मॉनिटर। ये 4 इसका ड्यूटी है जो ये इसको करना होता है। ठीक है, रेगुलेशन 6 के बाद आता है रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 7 में हम लोग को बोल रहा है शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में। तो रेगुलेशन 6 था कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में, रेगुलेशन 7 है शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में। शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या करता है ये हम लोग पढ़कर आए हैं कि शेयर ट्रांसफर एजेंट सारा चीज को रिकॉर्ड करता है कि शेयर का आखिर हो क्या रहा है, ये वो इसका बहुत सारा ड्यूटीज था। तो कंपनी कैन आइदर हैव एन इन हाउस फैसिलिटी और अपॉइंट अ एसटीए। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो इन हाउस मतलब खुद का हम लोग एसटीए रख ले, या फिर एसटीए हैज टू सबमिट हाफ ईयरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट। एसटीए करता क्या है? एसटीए देखो, सीएस का काम क्या है? कंप्लायंस का रिपोर्ट बना के देना, ये कंप्लायंस का काम कर रहा है। ये वो एक रिपोर्ट में लिख के दे देता है कंप्लायंस ऑफिसर कि ये मेरा कंप्लायंस का रिपोर्ट है। तो कंप्लायंस का रिपोर्ट रेडी तो कंप्लायंस ऑफिसर कर देता है, उसको सेबी में सबमिट कौन करता है? सेबी में उसको जाकर सबमिट करता है एसटीए, शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो ये उसका एक ड्यूटी है कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट को, कंप्लायंस रिपोर्ट को हाफ ईयरली बेसिस पे सबमिट करता है, मतलब एक साल में 2 बार, हर 6 महीने में सबमिट करने का काम शेयर ट्रांसफर एजेंट का है। तो हम ये सारा चीज को और पिक्चराइजेशन फॉर्म में समझा देते हैं। जो रेगुलेशन 7 है हमारा, वो हम क्लियर है कि एसटीए के बारे में है, मतलब शेयर ट्रांसफर एजेंट से रिलेटेड है। शेयर ट्रांसफर एजेंट हर लिस्टेड एंटिटी को रखना पड़ता है। ये लिस्टेड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम बता सकते हैं कि लिस्टेड एंटिटी को ये एसटीए रखना पड़ेगा। एसटीए वो दो तरीके से अपने पास लाता है। एसटीए का जरूरत तो है, क्योंकि कंप्लायंस ऑफिसर जब कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा तो सेबी को जमा करने का काम एसटीए करता है। तो एसटीए कंपनी को चाहिए, बट उसके पास दो ऑप्शन होता है। या तो वो एक एसटीए को अपॉइंट ही कर लेता है, मतलब महीने में सैलरी देना पड़ेगा, एसटीए को रख ही लेता है। दूसरा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जैसे 6 महीने के बाद सबमिट करना है, तो 6th मंथ के बाद कुछ घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए बस इसको अपॉइंट कर लिया, तो इसको सिर्फ मैनेज कर रहा है, मैनेज द एसटीए फैसिलिटी इन आवर।
घंटे के बेसिस में हायर कर लेता है। ये सिर्फ सबमिट नहीं करता है, ये एक बार उस कंप्लायंस सर्टिफिकेट को चेक करता है कि कंप्लायंस ऑफिसर से कोई गलती ना हो गया हो, क्योंकि अगर सीएस से कोई गलती हुआ तो सेबी के पास पूरा गलत सबमिट हो जाएगा। तो एसटीए क्या करता है, एक बार के लिए पूरा सर्टिफिकेट रिपोर्ट को चेक कर लेता है। चेक करने के बाद अगर उसको सब सही लगता है तो वो जमा करता है। तो ये काम के लिए हो सकता है, सोचो मेरा बहुत बड़ा कंपनी है, अब इतना बड़ा कंपनी है कि बस एक सप्ताह या 10 दिन हम एक एसटीए को अपने पास अपॉइंट करके पूरा 6 महीने का चीज का चेकिंग उससे नहीं करा सकते। तो हमको एक एसटीए अपॉइंट करके रखना पड़ेगा। पर सोचो मेरा मैनेजेबल है, हम महीने का खर्चा नहीं उठाना चाहते एक एसटीए का, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ घंटे के बेसिस पे अपने पास रख लेंगे। अगर उसको हम घंटे के बेसिस पे रखेंगे तो दो चीज, अच्छा, अब क्या बोल रहा है, लिस्टेड एंटिटी जो होता है वो दो तरीके का होता है। ये कौन कर सकता है, अपॉइंट कोई भी कर सकता है, पर ये जो इन आवर वाला फैसिलिटी पे रखता है, ये दो ही टाइप के मतलब लिस्टेड एंटिटी रख सकते हैं ऐसा। एक, पहला बात तो ये है कि टोटल सिक्योरिटी 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। टोटल सिक्योरिटीज 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख एक्सीड कर जाना चाहिए, इतना इससे ज्यादा सिक्योरिटीज पहली बात उस कंपनी का होना चाहिए। दूसरा, ये जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड एंटिटी है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द सेबी बोर्ड। सेबी बोर्ड बहुत सारे कैटेगरी में आता है, उसको कैटेगरी 2 में रजिस्टर्ड रहना होगा। रजिस्टर विद द सेबी बोर्ड कैटेगरी 2, अगर वो इस तरीके में रजिस्टर्ड है तभी वो इस तरीके से एसटीए को ला सकता है, वरना उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। दूसरा है अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार टू इशू, जो हम लोग रजिस्ट्रार टू ट्रांसफर, एक और एजेंट था रजिस्ट्रार टू इशू, वो वाला जो है, एंड एसटीए हु इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। तो ऐसा हम कब ला सकते हैं, जब मेरे पास एसटीए इस तरीके से अपॉइंटमेंट का मेरे पास रजिस्टर्ड है कि हम इस तरीके से ला सकते हैं, या फिर मेरा सेबी बोर्ड कैटेगरी 2 में हम रजिस्टर्ड है। दो तरीके में ही हम एक इस तरीके से एक एसटीए को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों, अगर हम कैटेगरी 2 में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी बोर्ड में किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इस तरीके से एक एसटीए को लेकर नहीं आ सकते, मेरे को एक एसटीए अपने पास अपॉइंट करना पड़ेगा। ये पूरा बात रेगुलेशन 7 में लिखा है। अब आता है रेगुलेशन 8। रेगुलेशन 8 के अंदर बोला है कोऑपरेशन विद इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद सेबी। इंटरमीडियरीज हम सब पढ़कर आए हैं, मर्चेंट बैंकर, ये स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये जितने भी लोग थे ये सारे ही, ये एसटीए भी एक इंटरमीडियरी था, रजिस्ट्रार टू इशू भी एक इंटरमीडियरी था, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी एक इंटरमीडियरी था। ये सब जो इंटरमीडियरीज हैं, ये सेबी के साथ कोऑपरेशन कैसे करते हैं, मतलब, अच्छा, इंटरमीडियरीज डेफिनेटली रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि इंटरमीडियरीज को रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारा रेगुलेशन। तो जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं वो सेबी के साथ कोऑपरेट करेंगे, ऐसा रेगुलेशन 8 में लिखा है। बट कैसे कोऑपरेट करेंगे, टू गिव एडिक्वेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द इंटरमीडियरीज एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। हमें इंटरमीडियरीज को एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, जो एक्ट के हिसाब से इंटरमीडियरी को पता होना चाहिए। तो हमेशा एक इंटरमीडियरीज को एडिक्वेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। अगर इंटरमीडियरीज को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला और वो कुछ करने लगे हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे मर्चेंट बैंकर होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं, तो अगर उनके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं हुआ तो एरर होगा, एरर होगा तो लीगल डिस्प्यूट होगा। तो रेगुलेशन 8 में बस इतना ही बात है। रेगुलेशन 9 में बोला जा रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिजर्व करके रखना पड़ता है ईयर आफ्टर ईयर। ऐसा नहीं है कि इस साल का हम सर्टिफिकेट जमा कर दिए, रिपोर्ट जमा कर दिए, बाकी उसका जेरोक्स फेरोक्स सब फेंक दिए, या
एक कॉपी जो हम लोग के पास है हम लोग फेंक दिए, इस साल का काम तो हो गया, हम लोग तो सेबी को रिपोर्ट कर दिए, सब चीज हो गया, बाकी डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए, ऐसा नहीं कर सकते। हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो प्रिजर्व करने का दो तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक परमानेंटली प्रिजर्व करने का होता है, एक टेम्पोररी प्रिजर्वेशन होता है। परमानेंट प्रिजर्व कब करते हैं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को जिंदगी भर रखना पड़ता है, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, उसको वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना पड़ता है। और एक दूसरे टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो मिनिमम 8 इयर्स रखना पड़ता है। 8 साल के बाद 9th ईयर में हम उसे फेंक सकते हैं, बट मिनिमम 8 साल तो उस डॉक्यूमेंट्स को हमें रखना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा टेम्पोररी टाइप का डॉक्यूमेंट, पर टेम्पोररी नाम नहीं दिया गया है, तो ये चीज हमें याद रखना है। इसके बाद आता है रेगुलेशन 10। रेगुलेशन 10 में बोला गया है फाइलिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सीधे हम सबका पहले रेगुलेशन का नंबर बता दिए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखाए हैं हम 10 और 11 के बाद कि क्वेश्चन इससे किस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। पूछ सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। इसका एप्लीकेबिलिटी बताओ, मतलब एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल है। आज हम तुम्हें कंपनी खोल लेंगे, हमारे ऊपर एलओडीआर एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं। किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? इट शैल अप्लाई टू लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के ऊपर ये रेगुलेशन है। जिस एंटिटी ने, जिस कंपनी ने खुद को लिस्ट करवा लिया है, ये एक्ट, ये रेगुलेशन उन्हें मानना पड़ता है। अगर हम लोगों का लिस्टेड कंपनी नहीं है तो हमें नहीं मानना पड़ेगा, पर अगर किसी का लिस्टेड कंपनी है तो उसे ये मानना पड़ेगा। अब वो क्या लिस्ट करवा लिया है, वो इस 7 में से कुछ भी लिस्ट करवा लिया है तो उसको ये मानना पड़ेगा। क्या क्या सिक्योरिटीज है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और एसएमई स्मॉल मीडियम एंटिटी एक्सचेंज। कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है एसएमई के लिए, उन लोगों का। एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, एनसीआरपी नॉन कन्वर्टिबल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, एनसीआरपी नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ये सब सिक्योरिटीज का नाम है। इसमें से कुछ भी हम लोग अगर लिस्ट करवा लिए हैं तो हम इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएंगे। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट आईडीआर, सिक्योरिटी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड, एनी अदर सिक्योरिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। इन लोगों को मानना पड़ता है जो इस तरीके के सिक्योरिटीज को अपने स्टॉक एक्सचेंज में जाकर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट करवा लिया है। और इससे क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड कंपनीज अंडर सेबी एलओडीआर 2015। ऑब्लिगेशन अभी हम लोग पढ़े थे, जनरल ऑब्लिगेशन, बहुत सारा ऑब्लिगेशंस था। फॉलोइंग आर द ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड एंटिटीज। ये सारा ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। पहला, कंप्लायंस ऑफिसर रखना ही पड़ेगा, अभी हम पीछे पढ़ा है रेगुलेशन में कि कंप्लायंस ऑफिसर रखना ही पड़ेगा। A listed company shall appoint a qualified company secretary as compliance officer who is responsible for, ये चार चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ensuring conformity with the provision, coordination and reporting to board, recognized stock exchange etc, ensuring correct procedure are followed, monitoring email address for grievance redressal। जो पीछे पढ़ा है उसको इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा, शेयर ट्रांसफर एजेंट रखना ही होगा। द लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट और टू मैनेज ऑन इट्स ओन शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस, वो अपना भी मैनेज कर सकता है। तीसरा है कोऑपरेशन विद इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद सेबी। इंटरमीडियरीज और सेबी को कोऑर्डिनेट कराना होगा, दोनों के पास सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। द लिस्टेड एंटिटी शैल कोऑपरेट विद एंड सबमिट करेक्ट एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन to the intermediaries registered with SEBI such as credit rating agencies, registrar etc। ये सब लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना होगा। फोर्थ क्या है?
प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सही से डॉक्यूमेंट, कुछ क्वेश्चन था ऑब्लिगेशन क्या क्या है। ऑब्लिगेशन मतलब एक लिस्टेड कंपनी को क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये सारा रूल फॉलो करना होगा। कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट रखना होगा, इंटरमीडियरी और सेबी के बीच में कोऑपरेशन रखना होगा, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना होगा। The listed entity shall have a policy for preservation of document. Listed companies को documents preserve करना पड़ता है, approved by its board of director। वो डॉक्यूमेंट्स जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है, ये डॉक्यूमेंट्स दो तरीके के होते हैं। डॉक्यूमेंट्स हु प्रिजर्व हुज होगा, whose preservation shall be permanent in nature, documents with preservation for minimum 8 years। तो ये सारे रेगुलेशन को एक क्वेश्चन के अंदर डालकर इस तरह पूछ सकता है। और डॉक्यूमेंट के अलावा और फिफ्थ भी एक ऑब्लिगेशन है, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सारा इंफॉर्मेशन फाइल करना पड़ता है। द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल द रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग्स एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे मतलब सारी चीजें सेबी को ऑनलाइन इन्फॉर्म करना पड़ता है, मतलब ये सब वहां पे अटैच करके रखना पड़ता है, अटैच करके जमा देना पड़ता है। इसको फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंपनी का जितना इंफॉर्मेशन है वो सब सेबी को, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को हम लोगों को बताना पड़ता है। तो टोटल 5 ड्यूटी है, 5 ऑब्लिगेशन है एक लिस्टेड एंटिटी का। याद कर लो, सबसे पहला क्या था? सबसे पहला है हमारा कि हमें कंप्लायंस ऑफिसर